हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट मॉक टेस्ट सीरीज का डे नंबर 3। सॉरी, मैं शायद फ्राइडे को अच्छे से अवेलेबल ना रह पाऊँ, इसलिए मैं लेक्चर को पहले से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट के दो सीरीज कर चुके, दो मॉक टेस्ट दे चुके हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हमने करे। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज के। ये टोटल पांच टेस्ट की सीरीज है। ये दोबारा मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूंगा, बट ये 5 टेस्ट सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे जो आपको रिपीट नीट 2023 में जो कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूँ नीट 2023 में एग्जैक्ट आपको सेम कॉन्सेप्ट्स भी दिखेंगे। मैं आपको प्रूफ जरूर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट में पहले बता देता हूं, हमारी अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं ले रखा अनअकैडमी से, तो एटलीस्ट आप अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज देते हैं। तो आपने इसको जरूर एनरोल कर लेना। बहुत कम है, 999 का लाइट सब्सक्रिप्शन में आप अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन ले लेना। 999 में आपको मिल जाएगा, 999 में मिल जाएगा। इसमें ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन मिल जाएगी, 13 टेस्ट है ठीक है, 6 फुल सिलेबस और 7 पार्ट टेस्ट। तो अगर आपने अनअकैडमी का कोई भी पेड चीज नहीं ली है, अनअकैडमी का कोई भी पेड बेनिफिट नहीं लिया है, तो दिस इज द थिंग आप जो ले सकते हो। ये सबसे सेफेस्ट, सबसे बेस्ट चीज रहेगा, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, 5 फरवरी से 5 मई तक आप देते रहोगे टेस्ट, और बहुत अच्छा टेस्ट है, फिर डिटेल सोल्यूशन सब कुछ है। बाकी हमारा सारांश बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, कोड लगा लीजिएगा QS10। जितनी भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस है, आप हमारा कोड लगा लेना QS10, दैट इज क्वालिटी स्पीक्स 10। मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और बाकी आप जानते हो कि अगर आप कोटा नहीं जा सकते हो तो आप हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। ठीक है, ये उनके लिए है जो अभी 11th में, 12th में या 2024 का एम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कोड QS10 लगा लीजिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद लास्ट एक ये चीज और अच्छी है, आपके NCERT A to Z टेस्ट सीरीज। ये भी एक टेस्ट सीरीज है जिसमें सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके नीट UG और बोर्ड एग्जाम्स दोनों से कवर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, पहला सवाल है कि a 10 meter long steel wire has mass 5 gram. If the wire is under a tension of 80 Newton, speed of transverse wave of the wire is। देखो, ट्रांसवर्स वेव, दो टाइप की वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, देखो दो टाइप की वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो वेव वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये फॉर्मूला ट्रांसवर्स के लिए भी वैलिड होता है, ये फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बट कभी कभार सवाल में आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा देगा नहीं, बट स्टिल वो वेव वेलोसिटी पूछेगा। जैसे यहाँ पूछा क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बट फ्रीक्वेंसी भी नहीं गिवन है, लैम्डा भी नहीं गिवन है, तो कैसे करोगे? तो एक तो ये फॉर्मूला है जो कि कॉमन फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर्मूला है, और एक ट्रांसवर्स का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है और लॉन्गिट्यूडनल का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स वेव्स का? v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए वैलिड है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए वैलिड है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अंडर रूट टी बाई म्यू। टी बाई म्यू क्या है? ये टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन कितना? 80। टेंशन कितना? 80 न्यूटन। और म्यू कितना है? म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। म्यू मतलब टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग क्या है? 5 ग्राम। मास ऑफ स्ट्रिंग 5 ग्राम, और मास और टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? 10 मीटर। 5 ग्राम, तो उसको ऐसे कर लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3। और लेंथ तो मीटर में ही है, लेंथ मीटर में ही है। तो म्यू कितना हो जाएगा? म्यू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -3, और अपॉन 10 तो इंटू 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 20 जा, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 160 इंटू 10 की पावर 3, और आई कैन से अंडर रूट 116 इंटू 10 की पावर 4, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर 2। ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 400 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, देखो आप जानते हो, आप कुछ कुछ चीजें बेसिक जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, आगे चल के n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाता है। तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो उसमें पूछा इसमें से कौन सी सीरीज है। अच्छा, आपको पता होगा लाइमन सीरीज क्या होती है। लाइमन सीरीज क्या होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पे गिरता है तो वो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइमन सीरीज क्या होती है, अगर एक कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से मतलब हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पे गिरे तो लाइमन सीरीज होती है। बामा सीरीज क्या होती है, बामा सीरीज क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 2 पे गिरे, अगर n इक्वल टू 2 पे गिरता तो ये बामा सीरीज होती है। तो ये आपने पढ़ भी रखा होगा, लाइमन, पहले लाइमन सीरीज होती है, फिर बामा सीरीज होती है, फिर पाशियन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, जिसको लोग सिंपल फंड भी बोलते हैं, पी फंड। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, अगर n इज इक्वल हाई एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 पे गिर रहा है तो बामर, उसके बाद पाशियन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। और ये होती है यूवी, ये यूवी रीजन में लाई करती है, ये यूवी रीजन में लाई करती है, ये आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है, और ये बाकी सारे इंफ्रारेड, ये सब इंफ्रारेड में लाई करते हैं। तो पूछा क्या है, फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में कौन लाई करता है, आपका बामा सीरीज। ठीक है, जो एक्चुअली क्या होता है, जो रेडिएशन लाइमन सीरीज में निकलता है, जो रेडिएशन लाइमन सीरीज में निकलता है, उस रेडिएशन की जो लैम्डा होता है, उस रेडिएशन जो लैम्डा होता है वो यूवी रेस के लैम्डा के बराबर होता है। इसका मतलब लाइमन सीरीज में यूवी रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है, और बामा सीरीज में जो रेडिएशन निकलते हैं, बामा सीरीज जो रेडिएशन निकलते हैं, उन रेडिएशन का लैम्डा विजिबल लाइट के लैम्डा के बराबर होता है। मतलब बामा रेडिएशन एक्चुअली विजिबल लाइट होती है। ठीक है, और बाकी पार्शियल ब्रैकेट पीफर्ट, इनमें जो रेडिएशन निकलते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। What is the ratio of shortest wavelength of the Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series? देखो, shortest wavelength का मतलब क्या होता है, बात को समझ लीजिएगा। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये एक ही बात होती है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दे आर सेम थिंग इन द सेंस, एक फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। प्लैंक ने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी आ जाएगा। तो ना एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम बिहेवियर के होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी चेंज तो एनर्जी चेंज, क्योंकि एनर्जी क्या बेसिकली फ्रीक्वेंसी है इनटू सम कांस्टेंट। ओके, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक साथ रहते हैं और लैम्डा इनके साथ इनवर्स में रहता है, लैम्डा इनवर्स में रहता है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ लार्जेस्ट एनर्जी, या फिर बोलूं लार्जेस्ट एनर्जी चेंज। आप अभी आसान भाषा के शॉर्टेस्ट लैम्डा का मतलब लार्जेस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट लैम्डा का मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट एनर्जी। अब मेरे को बात बताओ, जैसे कोई इंसान है, ये ग्राउंड फ्लोर है, कोई इंसान फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी का चेंज आएगा, कि वो सेकंड फ्लोर से गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी में चेंज आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब वो सेकंड फ्लोर से नीचे गिरेगा तो उसकी जो एनर्जी में जो चेंज आएगा बहुत ज्यादा होगा। और अगर वो छत से गिरेगा तो भाई साहब, अगर वो छत से गिर जाएगा तो एनर्जी चेंज सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी, और जब यहाँ पे गिरेगा तो धड़ाम से आवाज आएगी, क्योंकि इतना ट्रेमेंडस एनर्जी चेंज होगा कि बिल्कुल धड़ाम से आवाज आएगी। इनफैक्ट उसका जो शरीर है उसे चीथड़े उड़ जाएंगे। जहां फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा तो जो एनर्जी, जो भी फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा तो थोड़ा इंपैक्ट, चोट थोड़ी लगेगी। सेकंड फ्लोर से शायद मर जाए, इतने टॉप फ्लोर से कूदेगा तो इंसान की चीथड़े उड़ जाएंगे शरीर के, है कि नहीं। तो इसमें भी वही चीज है। देखो आप खुद सोचो, जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स, अलग अलग एनर्जी लेवल्स।
तो लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज में क्या होगा? लाइमन सीरीज क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n = 1 पे गिर जाए, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से n = 1 पे गिर जाए। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए चाहिए लार्जेस्ट एनर्जी। तुम सोचो लार्जेस्ट एनर्जी कब होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर मोस्ट ऑर्बिट से 1 पे गिरे। सोचो जरा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर गया तो इतना एनर्जी चेंज नहीं आया ना। जितना ज्यादा एनर्जी चेंज होगा, हायर द एनर्जी लोअर द वेवलेंथ। हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर ये यहां से यहीं गिर जाएगा तो एनर्जी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। अगर वो बहुत ऊपर से गिरेगा, बहुत ऊपर से, सबसे टॉप मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होती है? n = इनफाइनाइट। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट होती है n = इनफाइनाइट। अगर इलेक्ट्रॉन n = इनफाइनाइट से लेके n = 1 पे गिरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन n = इनफाइनाइट से लेके n = 1 पे गिरेगा तो एनर्जी चेंज मैक्सिमम आएगा, और ये कोरस्पॉन्ड करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये कोरस्पॉन्ड करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये कोरस्पॉन्ड करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ये कोरस्पॉन्ड करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, हेलो, अभी मैं क्लास में आपसे बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये हो गया। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब ट्रांजिशन कब होगा? n = इन्फिनिटी से टू n = 1। दिस इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एनर्जी चेंज आ रहा है। मैक्सिमम एनर्जी चेंज आ रहा है। लाइमन के लिए ये होगा। बामर के लिए क्या होगा? बामर के लिए क्या होगा? n = इन्फिनिटी से अगर n = 2 पे आएगा तो ये होगा मैक्सिमम एनर्जी चेंज फॉर बामर। क्योंकि बामर की लिमिटेशन है। बामर कब आएगा? जब n = 2 पे गिरेगा, जब इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट सबसे टॉप मोस्ट ऑर्बिट से n = 2 पे गिरे, सबसे टॉप मोस्ट ऑर्बिट से लेके n = 2 पे गिरे, तब बामर सीरीज पड़ेगी। समझ गए? तो पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की कंडीशन क्या होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन होना क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, मैक्सिमम एनर्जी चेंज होना चाहिए। और मैक्सिमम एनर्जी चेंज कब आएगा? जब इन्फिनिटी से गिरोगे। मैक्सिमम एनर्जी चेंज कब आएगा? जब बिल्कुल टॉप मोस्ट फ्लोर, सबसे टॉप मोस्ट हाइट से गिरोगे। टॉप मोस्ट हाइट n = इन्फिनिटी। तो लाइमन के लिए ये हो जाएगा, बामर के लिए ये हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। वो जो रेडिएशन एमिट करेगा, उसका लैम्डा क्या होगा? उसके पास हमारे पास फॉर्मूला है 1/λ = r 1/n1² - 1/nf² फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा, तो वो क्या एमिट करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, लाइट रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, और उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या फॉर्मूला है हमारे पास? जो रेडिएशन एमिट करेगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल जाने पे, जो रेडिएशन एमिट करेगा उसका लैम्डा क्या होगा? दिस इज द फॉर्मूला 1/λ = r 1/nf² - 1/nf²। nf क्या है? दैट इज द फाइनल ऑर्बिट जिसमें वो जा रहा है। n इनिशियल क्या? इनिशियल ऑर्बिट जहां से वो आ रहा है। nf क्या? फाइनल ऑर्बिट जहां वो जा रहा है। r क्या? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो लाइमन के लिए क्या होगा? r को r ही रहने देते। 1/ फाइनल क्या है? लाइमन के लिए फाइनल ऑर्बिट 1 होती है और इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी। तो 1/λ कितना हो जाएगा? r लैम्डा कितना हो जाएगा? 1/r। बामर के लिए क्या होगा? 1/λ = r 1/nf² अब बामर के लिए क्या होगा? फाइनल ऑर्बिट हो जाएगी 2। बामर के लिए फाइनल ऑर्बिट 2 है और इनिशियल ऑर्बिट तो इन्फिनिटी से गिर रहा है। तो आप जानते हो 1/∞ क्या होता है? 0 होता है। 1/∞ 0 होता है। 1/λ कितना हो जाएगा? r/4। लैम्डा कितना हो जाएगा? r/4। रेशियो किसका पूछा है? बामर बाय लैम्डा।
तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा, लैम्डा बी क्या होगा, लैम्डा बी क्या होगा r/4, लैम्डा एल क्या होगा, लैम्डा एल क्या होगा, लैम्डा एल क्या है 1/r, 1/r। तो ये r ऊपर चला जाएगा, नहीं गलती कर दी मैंने, आई एम सॉरी। लैम्डा बी क्या है r/4, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं बता देता हूं, देखो इसमें लैम्डा बी क्या है r/4 और लैम्डा क्या है 1/r, तो मतलब लैम्डा एल क्या है 1/r। तो लैम्डा एल के सामने क्या होना चाहिए, लैम्डा एल क्या है 1/r, 1/r। तो लैम्डा एल के सामने आना चाहिए 1, लैम्डा एल के सामने, देखो लैम्डा एल के सामने क्या लिखा है 1/r है, देखो इधर लैम्डा एल के सामने 1 और लैम्डा एल के अपोजिट में r, वही चीज करेंगे यहां पर भी, लैम्डा एल के सामने 1, लैम्डा उसके सामने r, क्योंकि मैं कुछ गलती कर रहा हूं। अच्छा 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 4/r होना चाहिए था ना, हाँ 4/r 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 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। आई होप पॉइंट क्लियर है, आई होप पॉइंट क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द nth पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, सबसे बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है। आप जानते हो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है NH/2π, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है NH/2π, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr है, ये तो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास वेलोसिटी इनटू रेडियस, रेडियस या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये बोर्ड ने बताया था कि ये होता है NH/2π। h प्लैंक्स कांस्टेंट n नंबर है, इंटीजर है, ऑर्बिट नंबर है, और 2π तो 2π कांस्टेंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ए एंड बी, ठीक है। तो जब भी आपको 5 रेजिस्टर्स दिखते हैं, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना, क्या बोला, जब भी आपको 5 रेजिस्टर दिखे तो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना, ठीक है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते हो कि देखो रेशियो दिखाते हैं 3/6 P/Q, मतलब अगर लेट्स से इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया, P/Q अगर R/S है तो उसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। P/Q मतलब 3/6, ये किसके बराबर है R/S, दैट इज 4/8 के, R/S दैट इज 4/8 के। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2। तो मतलब ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी क्या होती है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो बीच वाला रेजिस्टर है ये गायब हो जाता है, मतलब ये इनइफेक्टिव हो जाता है, ये नल एंड वॉइड हो जाता है, इसमें कोई करंट पास नहीं करता। तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, तो जो बीच वाला रेजिस्टर होता है वो गायब हो जाता है, गायब इन द सेंस वो नल एंड वॉइड हो गया, नल एंड वॉइड मतलब उसमें कोई करंट जाता ही नहीं है, उसमें कोई करंट पास ही नहीं करता। तो अब बचा सिर्फ ये, तो उसको हटा दो क्योंकि वो रेजिस्टर वेस्ट हो गया, उसमें करंट तो जा नहीं रहा, तो वेस्ट हो गया। अब देखो 3 और 4 का ये सीरीज में, 3 और 4 सीरीज में, ये सीरीज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा, 6 और 8 ये कितना हो जाएगा 14 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये तो पैरेलल में, ये तो पैरेलल में, ठीक है। मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूं, देखो अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर 2 रेजिस्टर्स क्या होते हैं पैरेलल में होते हैं, लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल केस में ये बनता है 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2, ये हो जाएगा R2 प्लस R1, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। कोई R2 प्लस R1 लिखो, R1 प्लस R2 लिखो। तो R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 रेजिस्टर्स हैं, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हैं, बट फास्ट होगा अगर आप ये फॉर्मूला याद कर ले, मतलब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में, यूज दिस फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से सॉल्व करें। 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, बट फास्ट कब हो जाता है, अगर 2 रेजिस्टर दे रखे हैं तो बेटर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, इसी से बना है R1 R2 R1 प्लस R2, तो फास्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर
चाहो तो तुम नॉर्मल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, या फिर मैं जानता हूं कि अगर दो रेसिस्टर होते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 7 × 14 अपॉन 7 + 14, दैट इज 7 × 14 अपॉन 21, तो 7 3 14/3, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 14/3। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 14/3। The radius of curvature of faces of a double convex lens are 10 cm, 15 cm. Its focal length is 12 cm. What is the refractive index of the material of the lens? ठीक है, तो this question is based on आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, ये फोकल लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर है और ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब ये साइड में कॉन्वेक्स और ये साइड में कॉन्वेक्स, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू क्या होता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो 1/f क्या होगा, म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, तो ये मत करना कि यहां पे तुमने 12 सेंटीमीटर लगा दिया, ऐसे मत करो। देखना पड़ता है फोकल लेंथ का अपने साइन होता है, कॉन्वेक्स है तो प्लस रखते हैं, कॉन्केव है तो माइनस रखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट्स अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 ही आ जाएगा। पर नीट में लेट से कॉन्केव आता है, तो नीट में जब कॉन्केव आएगा तो कॉन्केव आ गया तो 12 मत रखना, तो -12 रखना, 1/-12 मतलब -1/12 रखना, या +1/12 रख रहे हैं, या +1/12 रख रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में क्या लगता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रखते हैं, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 R2 क्या है, these are the radius of curvature, radii of curvature that is 10 cm 15 cm। अब फोकल लेंथ का साइन समझ में आ गया, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉन्केव है तो नेगेटिव। अब R1 का साइन R2 साइन कैसे रखते हैं, इसको भी देख लो। पहली सरफेस को R1 बोलते हैं, दूसरी सरफेस को R2 बोलते हैं। R1 R2 का साइन कैसे रखते हैं, देखो ये R1 कैसा है, कुछ ऐसा है, R1 कैसा है, कुछ ऐसा है, R1 कुछ ऐसा है। इससे क्या करो, R1 ऐसा है तो इससे एक सर्कल बना लो, ठीक है। या फिर ऐसा सोचो जैसे ये R1 है, ये आर्क है, ये आर्क है, तो इस आर्क का सेंटर किधर होगा, दिमाग वाले बच्चे तुम्हें बता देंगे राइट साइड होगा, नहीं बता पाते तो इस आर्क को कंप्लीट करके सर्कल बना लो। अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो इस आर्क को कंप्लीट करके सर्कल बना लो, तो सेंटर कहां होगा, बीच में होगा। तो मतलब आप ओरली बता सकते थे, अगर नहीं बता पा रहे ओरली तो आप इस आर्क से पहले सर्कल बना दीजिए, इस आर्क का सर्कल बना लीजिए, सेंटर कहां होगा, बीच में, ठीक है। फिर इसको हटा दीजिए, तो इस R1 का जो सेंटर होगा, वो राइट साइड होगा, और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइड। हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जो राइट साइड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो R1 का सेंटर राइट साइड आ रहा है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, +1/10 रखेंगे। अब R2 का देखते हैं। अब बताओ R2 का सेंटर कहां होगा, इस R2 वाले आर्क का सेंटर कहां। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, R2 वाले आर्क का सेंटर लेफ्ट साइड होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इस सर्कल बना लो, आर्क से एक सर्कल बना लो, सर्कल सेंटर किधर होगा, कुछ इधर नहीं होगा, तो किधर कहां लाई कर रहा है, R2 के लेफ्ट साइड, इस सरफेस के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, इस R2 सरफेस के लेफ्ट साइड लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड को नेगेटिव साइड बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1/15 सेंटीमीटर रख लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, एक्चुअली जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1/12
इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/10 माइनस 1 बाय मतलब प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 3 जा 15 2 जा 1/12 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो 1/12 कितना आ जाएगा म्यू माइनस 1 5/30 5/30। ठीक है, तो 30/5 इंटू 1/12 कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1। 30/5 इंटू 1/12 इक्वल टू म्यू माइनस 1। 5 6 30 और ये 1/2 सा। तो म्यू कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1। आई होप तक पॉइंट इज क्लियर। तो म्यू कितना आ गया 3/2, म्यू कितना आ गया 3/2 मतलब 1.5 1.5। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी v इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या गिवन है इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी म्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे v नहीं है म्यू बोलते हैं। इट्स अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है। आप जानते होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो ये आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एच न्यू मतलब इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है एच न्यू, ये होता है इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। तो V नॉट कितना आएगा, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी होते हैं E इंटू V नॉट। ठीक है, E इंटू V नॉट, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट कितना हो जाएगा H/E इंटू म्यू माइनस 5/E। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है किसके वर्सेस, ग्राफ इसके बीच में बना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये, मतलब ये हो गया, इसको कंपेयर करते हैं ये y हो गया, ये x हो गया, मेरा कोड बीच में आ गया। ठीक है, इसको कंपेयर करो किससे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट हो गया, x आपका म्यू हो गया, तो स्लोप कितना होगा m कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा h/। ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा माइनस 5/। सवाल में पूछा क्या स्लोप h/, स्लोप कितना हो जाएगा h/। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंक्रीजेस, कब इंक्रीज करता है। देखो सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मुन्ना, L इज इक्वल टू मुन्ना, दैट इज म्यू स्मॉल n कैपिटल N इंटू A। ठीक है, सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मुन्ना, ये है म्यू नॉट, ये है म्यू नॉट, स्मॉल n कैपिटल N A। A क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अब या तो सवाल कैसे आते हैं, या तो आपको इस मुन्ना में या तो पूरा फॉर्मूला कैपिटल N रखना पड़ता है, या तो पूरा फॉर्मूला स्मॉल n रखना पड़ता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। ये स्मॉल n क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और कैपिटल N क्या नंबर ऑफ टर्न्स, देखना पड़ता है कि सवाल किस पे है, स्मॉल n पे बेस्ड है कि कैपिटल N पे बेस्ड है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछा है, कब इंक्रीज करेगा, यहां लिखा हुआ है हियर फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, आपको हिंट दे देगा फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स n। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो कैपिटल N है वो कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट मिला आपको फॉर्मूला इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ये n की जगह क्या लिख दो, कैपिटल N लिख दो, n² बाय L इंटू A। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है।
कि सवाल में आपको हिंट दे रखी है विद फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, मतलब आपको इस फॉर्मूले को, इसमें एन कांस्टेंट है, मतलब म्यू कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एरिया और लेंथ ये वेरिएबल है, बस एरिया और लेंथ वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कोई हिंट दे दी कैपिटल एन के टर्म्स में फॉर्मूला यूज करना है, आपको सेल्फ इंडक्टेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस आपको इंक्रीज करना है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप खुद देख सकते हो। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूंगा, एरिया बढ़ा दूंगा तो एल बढ़ जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूंगा तो एल बढ़ जाएगा, और मैं स्मॉल एल को कम कर दूंगा तो भी एल बढ़ जाएगा, अगर स्मॉल एल को कम कर दूंगा तो भी एल बढ़ जाएगा। तो अगर आपने स्मॉल एल को कम कर दिया और एरिया को इंक्रीज कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आप देख सकते हो L इज इक्वल टू L इज प्रोपोर्शनल टू A, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और स्मॉल L लेंथ ऑफ सोलेनोइड कम करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सोलेनोइड कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। गाइस नेक्स्ट हम कवर करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 में। एक्चुअली क्या अभी लाइट चली गई है तो इन्वर्टर की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, तो मैं और आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 में क्वेश्चन थोड़े से कम थे, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे मॉक टेस्ट 4, मंडे को कर रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट 4 के लिए आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।